मेरी पत्नी पूजा को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाना था, इसलिए घर में काम करने के लिए कोई और नहीं था। तो मेरी पत्नी पूजा ने कहा, मैं अपनी माँ को आपके पास बुला लेती हूँ ताकि वह आपकी देखभाल कर सकें। तब सासू माँ भी घर आने के लिए तैयार हो गई। पत्नी पूजा ट्रेनिंग के लिए 1 महीने के लिए कोलकाता चली गई। घर में मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों ही थे। एक रात बहुत ठंड पड़ रही थी, तो मैं अपनी कमरे में सोने गया, लेकिन वहां सासू माँ पहले ही सो चुकी थी। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो सासू माँ ने कहा, या हुआ दामाद? मैंने कहा, बाहर बहुत कड़क ठंड है और मुझे नींद नहीं आ रही। तब सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी। जब मैं बिस्तर पर गया तो सासू माँ ने कहा, तुम अभी भी बहुत काँप रहे हो, पास आओ, मैं तुम्हारी ठंड को कुछ ही पल में दूर कर दूंगी। फिर सासू माँ पास आ गईं और बोली, दामाद, अब लाज मत करो। और लगातार, दोस्तों, मेरा नाम सुनील है, मेरी उम्र 21 साल है और हाल ही में मेरी शादी पूजा के साथ हुई है। वह एक सीधी सादी और भोली लड़की है। जब हमारी शादी तय हुई तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा, लेकिन जब मैं लड़की देखने गया तो जो लड़की स्वागत के लिए खड़ी थी, उसे देखकर मुझे लगा कि यही वह लड़की है जिसे मैं पसंद करूंगा। मैंने तुरंत उसे पसंद कर लिया, पर बाद में पता चला कि वह लड़की नहीं बल्कि उसकी माँ थी। इसके बाद लड़की देखने की प्रक्रिया पूरी हुई और हमारी शादी हो गई। मेरी सासू माँ का नाम करिश्मा है। वह दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक हैं। मेरी नजरें अक्सर उन्हीं पर टिक जाती थीं। उनका बोलने का तरीका बहुत ही नाजुक और प्यारा था, उनके नाम की तरह ही। उनमें एक अलग तरह की जादुई खूबसूरती थी। उनकी उम्र भले ही अधिक हो, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि वह 30 के आसपास की होंगी। उनका गोरा रंग, नाजुक चेहरा और मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उनकी साड़ी पहनने की स्टाइल ने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। शादी के पहले ही दिन उन्होंने मेरा ध्यान खींच लिया। मेरे ससुर नहीं थे, इसलिए शादी के बाद सासू माँ हमारे साथ ही रहने वाली थीं। मेरा साला विदेश में नौकरी करता था और वहीं सेटल हो गया था। वह सासू माँ को भी अपने पास बुलाने की बात करता, लेकिन सासू माँ विदेश जाने से मना कर देती थी। ससुर के निधन को 2 साल हो चुके थे। तब से मेरी पत्नी पूजा और मैं, ये दोनों ही घर में रहते थे। शादी के बाद मेरी पत्नी पूजा, जो पहले से ही पढ़ाई में होशियार और टैलेंटेड थी, उसे एक बड़ी नौकरी का मौका मिला, लेकिन नौकरी के लिए उसे 1 महीने के लिए कोलकाता ट्रेनिंग पर जाना था। कोलकाता में उसकी रहने खाने की व्यवस्था कंपनी ने कर दी थी, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे लिए घर पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता। तब पूजा ने सुझाव दिया कि हम सासू माँ को अपने पास बुला लें, इससे मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा, लेकिन सासू माँ क्या कहेंगी, यह सोचकर मैं थोड़ा चिंतित था। जब पूजा ने सासू माँ को सारी बात समझाई तो वह बोली, अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम बेफिक्र होकर ट्रेनिंग पर जाओ, मैं दामाद का पूरा ख्याल रखूंगी। उनकी बात सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। अगले दिन मैं सासू माँ को गांव से शहर ले आया। वह अब तक गांव में ही रहती थी और शहर के माहौल से बिल्कुल अनजान थी। जब मैंने उन्हें घर दिखाया तो वह बोली, दामाद, आपने तो बहुत सुंदर घर बनाया है और खूब प्रगति की है। उन्होंने मेरी कार और नए घर की बहुत तारीफ की। उनकी बातों से मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। अगले दिन पूजा को ट्रेनिंग के लिए जाना था। उसने रात को अपनी पैकिंग पूरी कर ली। सुबह हम तीनों उसे स्टेशन छोड़ने गए। उसे विदा करके लौटते समय सासू माँ बोली, दामाद, अब जब हम बाहर हैं तो बाजार से सब्जी खरीद लेते हैं। मैंने तुरंत गाड़ी बाजार की ओर मोड़ दी। वहां जब सासू माँ सब्जी खरीद रही थी तो हर सब्जी को ध्यान से चुनकर लेती और हर बार थोड़ा थोड़ा मोलभाव करती। उनकी यह आदत मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ, पूजा तो सब्जी कभी चुनकर नहीं लेती, जो भी दुकानदार देता है वही ले लेती है।
इस पर सासू माँ बोली, अरे वह अभी छोटी है, उसे इन चीजों की उतनी समझ नहीं है। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है। और फिर हम घर लौट आए। घर आकर मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आप अंदर वाले कमरे में सो जाइए, मैं हॉल में सो जाऊंगा। इस पर सासू माँ बोली, अरे नहीं, आप अपने कमरे में सोइए, मैं हॉल में सो जाऊंगी। आखिरकार मैं हॉल में सो गया। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि सासू माँ मुझसे पहले उठकर घर का काम कर रही थी। मैं रोज की आदत के अनुसार पूजा को गुड मॉर्निंग कहने लगा। तभी सासू माँ बोली, दामाद, मैं पूजा नहीं हूँ, मैं आपकी सासू माँ हूँ। मैंने अपनी बात पलटते हुए कहा, अरे हाँ, देखिए न सासू माँ, ये मेरी रोज की आदत है। सासू माँ ने पहले ही चाय बना रखी थी। उन्होंने चाय का कप पकड़ा और पल्लू ठीक करते हुए मेरे पास आई। वह बोली, अब आपको नई आदत डालनी पड़ेगी। मैंने कहा, अच्छा, कैसी आदत? उन्होंने कहा, चलिए पहले चाय पीजिए, मैंने आपके लिए खास मसाले वाली चाय बनाई है। मैंने चाय पी और वह सच में बहुत स्वादिष्ट थी। सासू माँ ने पूछा, दामाद, चाय कैसी लगी? मैंने कहा, सच में बहुत बढ़िया मसालेदार बनी है, बिल्कुल आप जैसी। वह बोली, मेरा मतलब? मैंने कहा, आप जैसी मीठी और प्यारी। फिर मैं मुस्कुराने लगा और वह बोली, आपकी बातों में मिठास भी खूब है। मैंने मजाक में कहा, आप तो हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगी, दामाद का पक्ष भला क्यों लेंगी? यह सुनकर हम दोनों जोर से हंस पड़ ए मैं नहाने के लिए गया, लेकिन मेरी रोज की आदत के अनुसार तौलिया बाहर ही छोड़ दिया था। जब मैं नहाने गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तौलिया कैसे मंगवाऊं। मैंने जोर से आवाज लगाई, मामी, मामी। सासू माँ आई और उन्होंने बिना कुछ कहे तौलिया मेरे हाथ में दे दिया। मुझे यह समझ नहीं आया कि उन्होंने बिना कहे कैसे समझ लिया कि मुझे तौलिया चाहिए। मैं नहाकर बाहर आया और ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गया। मैंने सासू माँ को टीवी चलाने का तरीका समझाया ताकि वह घर में अकेली होने पर बोर न हो। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि सासू माँ टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा, लगता है आपने नहाया नहीं। इस पर वह बोली, अरे मैंने तो नहा लिया था। मैंने कहा, लेकिन आपने साड़ी नहीं बदली, इसलिए मुझे लगा कि आपने नहाया नहीं। सासू माँ बोली, दामाद, सच में मुझे अच्छा लगा कि आप छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान देते हैं। मैंने कहा, अरे ध्यान देना तो बनता है, आखिर घर में अब हम दोनों ही तो हैं और आपकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हाथ मुंह धोकर टीवी देखने बैठा। तब सासू माँ मेरे लिए चाय बनाने चली गईं। उनके घर आने से घर का माहौल एकदम शांत, साफ और खुशनुमा लग रहा था। पूजा जब घर पर होती थी तो मेरे लिए चाय बनाती थी, लेकिन सासू माँ की बनाई चाय और खाने में एक अलग ही स्वाद था। हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी सासू माँ ने बताया कि उन्होंने पूजा से फोन पर बात की थी। वह मुझे बहुत याद कर रही थी और मेरे बारे में बहुत कुछ कह रही थी। मैंने पूछा, पूजा क्या कह रही थी? इस पर सासू माँ ने कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। मैंने थोड़ा और गहराई से पूछा तो उन्होंने बताया, अरे वह कह रही थी कि तुम नहाने जाते समय रोज तौलिया बाहर भूल जाते हो। और यह बात सुनकर मैं हंस पड़ी। सासू माँ भी बोली, हाँ, यह तो तुम्हारी रोज की आदत है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें भी पूजा की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, बहुत याद आती है, लेकिन मैं तो अब 1 महीने तक नहीं आ पाऊंगा। फिर क्या करें? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं हूं ना, तुम्हारी देखभाल के लिए। क्या मैं तुम्हारी किसी चीज की कमी होने दूंगी? और अगर कुछ कमी लगी तो मैं उसे भी पूरा कर दूंगी। यह सुनकर मैं हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। फिर मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ, पूजा के जाने के बाद से मुझे हॉल में सोना पड़ रहा है। अब मेरी कमी कौन पूरी करेगा? सासू माँ ने जवाब दिया, दामाद, आप टेंशन मत लीजिए,
अगर आपको हॉल में सोने में दिक्कत हो रही है तो आप कमरे में आकर सो सकते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है और वैसे भी वह बिस्तर काफी बड़ा है। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। सासू माँ खाने के बाद अपने कामों में लग गई और बाद में कमरे में आईं। वह मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आईं। मैंने कहा, सासू माँ, मुझे शाम को दूध पीने की आदत नहीं है, लेकिन वह बहुत जोर देने लगी, इसलिए मैंने दूध पी लिया। इसके बाद वह बिस्तर के एक किनारे सो गई और मैं दूसरे किनारे पर। हमारे बीच काफी दूरी थी। रात में कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला, लेकिन मन में विचार बहुत चल रहे थे। सुबह उठकर मैंने देखा कि सासू माँ अभी सो रही थी। मैं उनकी ओर देखने लगा। वह नींद में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उन्हें निहार ही रहा था कि उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने मुझे देख लिया। वह मुस्कुराकर बोली, दामाद, आप कब उठे? मैंने कहा, अभी अभी। उन्होंने कहा, रात को मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने आपको जगाने की कोशिश भी की, लेकिन आप उठे ही नहीं और सारा कंबल लेकर अकेले सो गए। मैंने हंसते हुए कहा, सासू माँ, मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर मैं अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर उनके बारे में सोचता रहा। सासू माँ पूजा के जाने के बाद मुझसे बहुत खुलकर बात करने लगी थी। ऐसा 4 महीनों से नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ससुर जी के न होने की वजह से वह अकेलापन महसूस कर रही थी। शाम को घर लौटने पर रोज की तरह वह मेरी कमरे में आई और हंसते हुए बोली, आज तो ठंड में मुझे मत छोड़ देना। मैंने उन्हें कंबल देते हुए कहा, आप ही लीजिए, मुझे बिना कंबल के भी नींद आ जाएगी। इस पर वह बोली, अरे, ठंड का महीना चल रहा है और वैसे भी अब पूजा भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। घर में अब तो बस हम दोनों ही हैं। हमें कौन देखने आएगा? मैंने ब्लैंकेट लिया और सोने की कोशिश करने लगा। सासू माँ ने मेरे लिए दूध लाकर रखा था, लेकिन मुझे दूध पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं पिया और ग्लास वैसे ही टेबल के नीचे रख दिया। सासू माँ ने पूछा, दूध पिया ना? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, पी लिया। लेकिन उनके इस सवाल के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। सासू माँ सो चुकी थी, ऐसा लग रहा था, पर थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वह कमरे से बाहर गई। मुझे लगा कि शायद वह किसी काम से गई होंगी। कुछ देर बाद वह वापस आईं और मेरे पास बैठ गईं। उन्होंने मेरा ब्लैंकेट भी खींच लिया और पूजा की तरह मेरे पास करीब आ गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी और देखा कि सासू माँ ने पास में अपना फोन रखा हुआ था, जिसमें वह सब रिकॉर्ड कर रही थी। मैं डर गया और पूछा, यह आप क्या कर रही हैं सासू माँ? वह चौंक गई और बोली, तुमने दूध नहीं पिया। मैंने उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ साफ नहीं हो रहा था। मैंने उनसे पूछा, आप फोन में रिकॉर्डिंग क्यों कर रही थी? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने जल्दी से फोन उठाया और देखा कि उसमें मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि सासू माँ ने कल रात दूध में नींद की दवा मिलाई थी और मेरी हालत का फायदा उठाकर मेरी तस्वीरें और वीडियो बना रही थी। मुझे सब समझ में आ गया। मैंने जल्दी से फोन से वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन सासू माँ बोली, करिश्मा के फोन में भी फोटो हैं। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि पूजा भी इस साजिश में शामिल है। सासू माँ ने सारी बातें बतानी शुरू कर दीं। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और फिर 112 पर कॉल किया। 10 मिनट के भीतर पुलिस हमारे घर आ गई। सासू माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। मैंने पुलिस को पूरी घटना बताई। तब सच्चाई सामने आई कि पूजा और सासू माँ असल में माँ बेटी नहीं, बल्कि बहनें थीं। यह दोनों बहनों की एक गैंग थी, जो लड़कों से शादी करके उनकी वीडियो बनाती थी और उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश करती थी।
मेरा यह विवाह एक मैरिज ब्यूरो के जरिए हुआ था, इसीलिए मैं समय रहते इस दलदल से बच गया और बड़ी आर्थिक हानि होने से भी बच गया। यह सबक मुझे जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है। समाज में ऐसी घटनाएं से आप सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ। मैंने भी अपनी बाहों को सुधीर की कमर के चारों ओर कस लिया जब मुझे ऐसा लगा कि सुधीर अब आगे की कार्यक्रम की कोशिश कर सकता है। तो मैंने धीरे से कहा, सुधीर, दरवाज़ा बंद कर दो। सुधीर ने मुझे देखते हुए कहा, इस समय यहाँ कौन आ सकता है? लेकिन मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़। सुधीर ने मुझे छोड़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर से मुझे अपने पास खींच लिया। जब उसने फिर से मुझे बाहों में भरा तो मैंने धीरे से कहा, सुधीर, लाइट भी बंद कर दो। दोस्तों, आगे की मेरी कहानी और भी रोमांचक और मज़ेदार होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों, मेरा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, प्लीज़ कहानी को पूरा सुनना, तभी पूरी कहानी का आनंद मिलेगा। चलो सुनाती हूँ आपको पूरी कहानी। जब सब कुछ हो गया तो मैंने तुरंत अर्जुन से पीछे हटने को कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और सांसें भी बेकाबू हो रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए अर्जुन को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं कांपते हुए बिस्तर से उठी और तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ गई। मेरा मन उलझनों से भर गया था। मैंने ये क्या किया? शादीशुदा होते हुए मैंने किसी और के साथ संबंध बना लिए, और वह भी मेरे से 15 साल छोटा लड़का। ये सोचते हुए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे स्थिति को संभालना था। मैंने बाथरूम में खुद को साफ किया और खुद से वादा किया कि अब से मैं बहुत सतर्क रहूंगी। नहाने के बाद मैंने अपना सलवार सूट पहना, बालों को ठीक किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। पूरे दिन की थकान और इस उलझन ने मुझे थका दिया था और मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नींद में मैं हड़बड़ाकर उठी और घड़ी की तरफ देखा। अरे, 9 बज गए, मैंने खुद से कहा और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही देखा रिया खड़ी थी और उसके साथ उसका छोटा बेटा रोहन भी था, जो लगभग 8 साल का था। रिया दी, आप इस समय? सब ठीक है? मैंने पूछा। रिया ने जवाब दिया, अदिति, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हमें अभी अभी खबर मिली है। मैं और मोहन तुरंत वहां जा रहे हैं। क्या तुम रोहन को 2 दिन के लिए अपने पास रख सकती हो? हम जल्दी लौट आएंगे, मैंने तुरंत कहा। कोई बात नहीं दीदी, यह भी तो आपका ही घर है, आप निश्चिंत होकर जाएं। रिया ने रोहन को मेरे पास छोड़ दिया और जल्दबाजी में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और रोहन को लेकर अंदर आई। घड़ी में 9:05 बज रहे थे। मैंने टीवी चालू किया और रोहन से पूछा, तुमने खाना खाया है? रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, अभी नहीं खाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम टीवी देखो, मैं खाना गरम कर देती हूँ। मैं किचन में गई और खाना गरम करने लगी। खाना पर्याप्त था, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। खाना गरम कर टेबल पर रखा और रोहन को खाना परोस दिया। मैं भी उसके साथ कुर्सी पर बैठ गई। अर्जुन अभी तक खाना खाने नहीं आया था और मैं खुद उसे बुलाने नहीं जाना चाहती थी। मेरी नज़रें उससे मिलने में असहज थी। मैं सोच रही थी, जो हुआ उसमें गलती किसकी थी, मेरी या अर्जुन की? जैसे ही अर्जुन के कदमों की आहट सुनी, मैं अपने विचारों से बाहर आई। बिना उसकी ओर देखे मैंने कहा, खाना खा लो अर्जुन, मैंने गरम कर दिया है। वह सामने की कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप खाने लगा।
मैं भी खाना खा रही थी, लेकिन मेरी नजरें बार बार झुक रही थी। मैं यही सोचती रही कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने यह क्या किया। अर्जुन ने खाना खाते हुए पूछा, यह बच्चा कौन है? मैंने बिना आंखें मिलाए जवाब दिया, यह रिया दीदी का बेटा है। उनके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वह उनके पास गई है। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अर्जुन ने खाना खत्म किया, गुड नाइट कहा और ऊपर चला गया। मैंने बर्तन उठाए और किचन में रख दिए, फिर अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहन बेड पर लेटा था और जल्दी ही सो गया, लेकिन मैं जागी रही। शाम को थोड़ी देर की नींद के कारण अब नींद नहीं आ रही थी, और आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया था। मेरे दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि जो हुआ सही हुआ, जबकि दिमाग इसे गलत ठहरा रहा था। दिल यह भी कह रहा था कि शादीशुदा होते हुए भी मैं एक अधूरी जिंदगी जी रही थी, और अगर किस्मत ने मेरे लिए कोई रास्ता खोला तो क्या उसमें कोई बुराई है। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में मेरे और रोहन के अलावा केवल अर्जुन ही था, तो दस्तक देने वाला अर्जुन ही हो सकता था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चुपचाप लेटे रहने की कोशिश की, लेकिन दस्तक फिर से हुई। कहीं रोहन जाग ना जाए, यह सोचकर और किसी गलतफहमी से बचने के लिए मैंने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। उसे देखकर मैं थोड़ी चौंकी और कहा, अब क्या है? क्यों आए हो? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। दीदी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। मैं सोचने लगी, यह अंदर क्यों आना चाहता है? क्या वह फिर से कुछ गलत करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहन भी तो कमरे में है। एक बार जो गलती हो गई वह काफी है, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी मेरे दिल के एक कोने से एक और आवाज आई, तो क्या हुआ अगर ऐसा हो भी गया? आखिरकार सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं। अब जब एक बार हो ही चुका है, तो अगर दोबारा हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पिछले कई सालों से तुमने अपने आप को रोक रखा है। अब जब मौका मिला है तो इसे गंवाना ठीक नहीं है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं बिस्तर पर बैठी विचारों में डूबी रही। अगर मौका मिला है तो क्या इसे छोड़ देना चाहिए? पिछले कई सालों से जिंदगी एक ठहराव में है, और यह भी उसी तरह बीत जाएगी। अर्जुन तो अभी जवान है, उसकी जिंदगी में और भी अवसर आएंगे, लेकिन मेरे लिए, मेरे पास तो यह एक ही मौका है। क्या मुझे भी जिंदगी का लुत्फ उठाने का हक नहीं है? इन विचारों में उलझी हुई मेरा मन और दिमाग एक जंग में फंस गए। आखिरकार मेरे मन की आवाज ने दिमाग की तर्कों पर जीत हासिल कर ली। मुझे अर्जुन के प्रति अपने पिछले व्यवहार के बारे में सोचकर कुछ अफसोस होने लगा। मैं मुस्कुराते हुए उठी और अलमारी में से एक आकर्षक लाल रंग का जोड़ा निकालकर पहनने का विचार किया। फिर बाथरूम में जाकर कपड़े बदले और कमरे में आकर हल्का फुल्का मेकअप किया। मैंने लाल रंग की ऊंची एड़ी की सैंडल भी पहनी और यह सोचकर मुस्कुराई कि अगर अर्जुन मुझसे नाराज भी हुआ तो वह मेरे इस रूप को देखकर निश्चित रूप से खुश हो जाएगा। मैंने रोहन की गहरी नींद में होने की तसल्ली कर ली और कमरे की लाइट बंद करके धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं ऊपर पहुंची तो देखा कि अर्जुन के कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर हल्की रोशनी थी। लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो अर्जुन वहां नहीं था। पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने पलटकर देखा। अर्जुन के हाथ में एक गिलास था, जिससे यह लग रहा था कि वह छत पर कुछ देर समय बिता रहा था। अर्जुन मेरे करीब आया तो मैंने झिझकते हुए पूछा, तुम अब तक सोए नहीं? अर्जुन ने आगे बढ़कर मेरे एक हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। उसकी नजदीकी से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन था कि आप आएंगी। उसने धीरे से मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं बिना किसी प्रतिरोध के उसके पास चली आई। अर्जुन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और इस नज़दीकी से मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने अर्जुन के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और धीरे से बोली, अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने मुझे और भी स्नेह से अपनी बाहों में कस लिया और पूछा, डर किस बात का भाभी? मैं उसकी बाहों में थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कोई देख ना ले। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, यहाँ और कौन है जो देखेगा? मैंने चिंतित होते हुए कहा, नीचे रोहन है, वह जाग सकता है। अर्जुन ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, अरे, वह अभी बच्चा है, उसे इस समय कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी चिंता बरकरार थी। मैंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने पूछा, क्या मतलब? मैं थोड़ी शर्माई और फिर धीरे से बोली, अगर मैं गर्भवती हो गई तो? यह बात सुनकर अर्जुन ने मुझे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मुझे भरोसा दिलाने के लिए मेरी पीठ को हल्के से थपथपाया। मैंने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको किसी तरह की चिंता है तो मैं बाजार से दवाई ले आऊंगा। मैंने अर्जुन की बात पर हल्की सी मुस्कान दी और अपना सिर झुका लिया। अर्जुन ने मुझे अपने पास और कस लिया, लेकिन मैंने हिम्मत जताकर कहा, अर्जुन, अभी नहीं, यहाँ नहीं। अर्जुन मेरे संकेत को समझ गया और उसने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने कमरे की ओर ले गया। जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। शाम को जो कुछ भी हुआ था वह इतनी तेजी से बीता कि मुझे ठीक से समझ में ही नहीं आया। कमरे में प्रवेश करते ही अर्जुन ने लाइट जलाई और फिर धीरे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने अपनी पीठ को अर्जुन के सीने से सटा दिया। हालांकि मैं थोड़ी घबराई हुई थी। अर्जुन के हाथ में अभी भी शराब का आधा भरा हुआ गिलास था। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर अपने होंठ रखे, जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, आज तो आपका हुस्न कुछ खास ही लग रहा है। अर्जुन के होंठ मेरी गर्दन पर और उसका एक हाथ धीरे धीरे मेरी कमर के पास घूम रहा था। इस नजदीकी का एहसास मुझे विचलित कर रहा था, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। पहले भी मैं शादीशुदा थी, लेकिन इस तरह की अनुभूति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अर्जुन ने मेरी गर्दन को चूमते हुए कहा, आपकी खूबसूरती ने तो मुझे घायल कर दिया है। फिर उसने अपने हाथ में पड़े हुए गिलास को मेरे होठों के पास ले जाकर कहा, थोड़ा सा ले लो भाभी। मैंने उसकी पेशकश को हल्की मुस्कान के साथ मना करते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मैंने कभी नहीं पी है। मैंने गिलास को धीरे से अपने होठों से दूर कर दिया। थोड़ा सा पीकर देखो भाभी, जब आपके इन सुर्ख होठों से यह स्वाद मिलेगा तो इसका असर अलग ही होगा। अर्जुन ने मेरी गर्दन पर हल्के से होंठ फिराते हुए कहा। मैं पहले से ही अर्जुन की बातों में खोई हुई थी और उसकी मधुर बातों से मेरी सभी मानसिक हिचकिचाहट समाप्त हो गई। सुधीर ने जैसे ही गिलास फिर से मेरे होठों के पास लाया तो मैंने हिचकिचाते हुए गिलास से कुछ घूंट लिए। शुरुआत में मुझे इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन कुछ और घूंट पीने के बाद इसका स्वाद मुझे अच्छा लगने लगा। इस दौरान सुधीर एक हाथ से मेरे कंधों को हल्के से छूते हुए धीरे धीरे गिलास में मौजूद सारी शराब मुझे पिलाता रहा। इसके बाद सुधीर ने मुझे अपनी ओर मोड़कर मेरी ओर देखते हुए बोला, भाभी, आप आज बहुत ही सुंदर लग रही हैं और इन हाई हील सैंडलों में आपके नाजुक पैर तो बस देखते ही रह जाते हैं। दिल करता है कि इन्हें छू लूं। मुझे शराब का हल्का असर होने लगा था। अपनी तारीफ सुनकर मैं पहले थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो किसने रोका है? अपनी चाहत पूरी कर लो। इतना सुनते ही सुधीर ने मेरे पैरों को बड़े सम्मान के साथ हल्के से छुआ और मेरी सैंडल के तनी को ध्यान से देखा।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मुझे इतनी गहराई से पसंद कर सकता है कि मेरे पैरों को इस तरह से सराहे। मेरे अंदर एक नई सी अनुभूति दौड़ने लगी। मेरे पैरों को सम्मानपूर्वक छूने के बाद सुधीर ने मुझे अपनी बाहों में लेकर हल्के हल्के मेरी गर्दन पर चुंबन दिया। मैं भी सुधीर की बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। शराब का हल्का असर मेरी खुशी को और बढ़ा रहा था। मैंने भी अपनी बाहों को सुधीर की कमर के चारों ओर कस लिया। जब मुझे ऐसा लगा कि सुधीर अब आगे की कार्यक्रम की कोशिश कर सकता है, तो मैंने धीरे से कहा, सुधीर, दरवाजा बंद कर दो। सुधीर ने मुझे देखते हुए कहा, इस समय यहाँ कौन आ सकता है? लेकिन मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी दरवाजा बंद कर दो, प्लीज। सुधीर ने मुझे छोड़कर दरवाजा बंद किया और फिर से मुझे अपने पास खींच लिया। जब उसने फिर से मुझे बाहों में भरा, तो मैंने धीरे से कहा, सुधीर, लाइट भी बंद कर दो।